अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आज हम जो है वो प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे वैनहान की बुक से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यूएस रिपब्लिक कॉरपोरेशन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रिटेन्ड अर्निंग ईयर एंडेड दिसंबर 31 2003। ये उसने हमें बच्चों इनकम स्टेटमेंट और उसके साथ ही जो है वो रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट भी इकट्ठी बना के दी हुई है। इसके अंदर बच्चों उसने हमें सेल बताई हुई है, नेट सेल है, उसमें से क्रेडिट सेल उसने अलहदा से बताई हुई है 16 मिलियन और कैश सेल जो है वो 4 मिलियन है। टोटल हमारे पास 20 मिलियन टोटल सेल है। इसके अलावा कास्ट एंड एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास। इसके बाद सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ये टोटल आपके पास कास्ट एंड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसके बाद नेट इनकम बिफोर टैक्स है, ये इसमें से माइनस करके टैक्स ऑन इनकम, ये इनकम टैक्स दिया। उसके बाद नेट इनकम आफ्टर टैक्स, तो ये हमारे पास असल में नेट इनकम ही है। नेट इनकम आफ्टर टैक्स जो है ये हमारे पास नेट इनकम होती है। इसके बाद बच्चों यहाँ तक हमारी ये इनकम स्टेटमेंट है और इसी के साथ उसने रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट भी इसके साथ इकट्ठी बना के दी है। तो नेट इनकम में से लेस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक सबसे पहले हमने करना होता है। इसके बाद नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर आ जाता है और इसमें रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है बच्चों जो पिछले सालों का हमारा प्रॉफिट होता है, जिसे हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास पिछले सालों का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट सारा प्लस माइनस करके ये रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस दिया है, इसमें हमने प्लस किया तो ये सब टोटल आ जाएगा। और फिर इसमें से लेस करते हैं डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक, तो ये हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये बच्चों उसने हमें नेट इनकम और रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट इकट्ठी बना के दी है। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट भी उसने हमें बना के दी हुई है। इसमें हमारे पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, फिक्स्ड एसेट, ये पहले 3 करंट है, ये फिक्स्ड है, इसका टोटल है। नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, अक्रूड वेजेस एंड टैक्सेस, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। उसके बाद शेयर होल्डर फंड है, उसके अंदर प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग, ये तीनों चीज़ें हमारी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, नेटवर्थ कहलाता है। इन सब का टोटल उसने दिया हुआ है। टोटल लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी 30 मिलियन है। रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ है सबसे पहले करंट रेशो, तो देखते हैं इसको बच्चों 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करंट रेशो है, इसका फार्मूला बच्चों आपको याद होगा, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो बैलेंस शीट में जाके देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास करंट एसेट्स हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये बच्चों 3 वैल्यूज़ है, 1 मिलियन, 5 मिलियन एंड 7 मिलियन। और दूसरी साइड पे नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल और अक्रूड वेजेस एंड टैक्सेस हैं, 4 मिलियन, 2 मिलियन एंड 2 मिलियन, ये टोटल 8 मिलियन हो जाएगा। और इसका टोटल कर लेते हैं बच्चों, तो ये आप टोटल देख लीजिएगा, ये मैंने टोटल किया हुआ है। हमारे पास करंट एसेट्स टोटल 13 मिलियन आ रहे हैं और करंट लाइबिलिटीज़ 8 मिलियन, ये डिवाइड किया तो ये 1.625:1 आ रहा है। उसके बाद बच्चों सेकंड रिक्वायरमेंट है, उसमें एसेट टेस्ट रेशो है। इसका फार्मूला बच्चों क्विक एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट्स में बच्चों हमने बात की थी, करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस कर दे, बाकी जो है वो आपका क्विक एसेट्स बच जाती हैं। तो ये बच्चों हमारे पास 3 करंट एसेट्स थे, इनमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इन्वेंट्री छोड़ के बाकी हमारे पास जो भी करंट एसेट्स हैं वो हमारे क्विक एसेट्स हैं। कैश है और अकाउंट रिसीवेबल, करंट लाइबिलिटीज़ तो बच्चों वही हैं, तो ये हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाएंगे 6 मिलियन और करंट लाइबिलिटीज़ 8 मिलियन ही थी। डिवाइड किया तो 0.75:1 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे उसने पूछा हुआ रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या डेटर टर्नओवर रेशो भी हम इसको कहते हैं। इसका फार्मूला बच्चों नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो इनकम स्टेटमेंट में से बच्चों ये देखिए उसने आपको ये नेट सेल दी थी, जिसमें से ये कुछ क्रेडिट थी और कुछ कैश थी, तो हमने नेट क्रेडिट सेल लेनी है। ये है बच्चों नेट क्रेडिट सेल 16 मिलियन। और डेटर्स बच्चों ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, इसका सिर्फ एक ही बैलेंस है। इसका अगर ओपनिंग बैलेंस दिया होता, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, तो अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो ओपनिंग क्लोजिंग प्लस करते, 2 पे डिवाइड करते तो एवरेज आ जाता, लेकिन इसमें उसने आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिया, ओपनिंग नहीं दिया, तो इसलिए हम इसी को जो है वो एवरेज कंसीडर करेंगे 5 मिलियन। तो ये बच्चों हम इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं। नेट क्रेडिट सेल आ गई, एवरेज डेटर या अकाउंट रिसीवेबल 5 मिलियन डिवाइड किया तो बच्चों ये 3.2 टाइम्स में आएगा। बच्चों ये टर्नओवर है, जिधर भी टर्नओवर आएगा या जो भी एक्टिविटी रेशो होगी उसके साथ हमने टाइम्स लिखना होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो सिंपल है, जिधर टर्नओवर हो वहाँ पे टाइम्स आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर टर्नओवर हो उधर ही टाइम्स आएगा। कुछ ऐसे फार्मूले भी आएंगे जिसमें टर्नओवर नहीं लिखा होगा, उसमें भी टाइम्स आएगा। आप सिंपल याद रखिए, जितने भी एक्टिविटी रेशोस हैं, आपने एक्टिविटी रेशोस पढ़ी थी,
तो उसके साथ आपने याद रखना, आपने टाइम्स ही लिखना है। उसके बाद है बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये बच्चों दिया हुआ है उसने 12 मिलियन, और इसी तरह से इन्वेंट्री का भी सिर्फ एक ही यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे बच्चों ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ हो, अगर दिया होता तो दोनों को प्लस करते 2 पे डिवाइड करते तो एवरेज निकल आता, लेकिन जब यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो इसी को आपने एवरेज जो है वो कंसीडर करना। ये 7 मिलियन है, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइड किया तो ये 1.71 टाइम्स में आएगा क्योंकि यहाँ पर भी टर्नओवर है। उसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म डेट्स टू टोटल कैपिटलाइजेशन। ये स्लैश का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स ओवर टोटल कैपिटलाइजेशन, या समटाइम इसको वो लिखता है लॉन्ग टर्म डेट्स टू टोटल कैपिटलाइजेशन। तो बच्चों इसका फार्मूला बिल्कुल सिंपल, लॉन्ग टर्म डेट्स ऊपर आ जाएगा, ये टोटल कैपिटलाइजेशन नीचे आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डेट्स बच्चों ये दिया हुआ उसने आपको, और टोटल कैपिटलाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में ये तीनों चीज़ें आती हैं, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग। तो ये बच्चों हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शेयर होल्डर फंड, तो ये हमारे पास ये तीनों चीज़ें जो है ये शेयर होल्डर फंड्स में ही आती हैं, सबका टोटल किया। या बच्चों इसका मैंने दूसरा आपको फार्मूला बताया था टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, दोनों तरीक़ों से सेम ही वैल्यूज़ आएंगी। इसको बच्चों टोटल कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं और इसे हम लॉन्ग टर्म फंड्स भी कहते हैं। तो ये बच्चों इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स और टोटल कैपिटलाइजेशन, ये लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर फंड का हमने टोटल किया, डिवाइड किया तो ये 0.55:1 आ जाएगा बच्चों। ये हमारी जो है ये सॉल्वेंसी रेशो है। क्लियर बच्चों। उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये बच्चों हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है, इसे हम परसेंटेज में शो करते हैं। तो इसका फार्मूला बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों उसने हमें नहीं निकाल के दिया हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें खुद निकालना पड़ेगा। ये नेट सेल उसने आपको दी हुई है टोटल 20 मिलियन, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये दिया हुआ 12 मिलियन। तो ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों कैसे आता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नेट सेल। ये नेट सेल मतलब टोटल सेल लेनी है आपने, कैश और क्रेडिट, टोटल सेल 20 मिलियन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन था, माइनस किया तो ये 8 मिलियन हमारे पास बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और नीचे हमने नेट सेल से डिवाइड करना है, ये नेट सेल हमारे पास 20 मिलियन थी, तो ये आ जाएगा बच्चों 8 मिलियन ओवर 20 मिलियन। तो ये इसमें बच्चों वैल्यूज पुट की हमने, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट सेल आ गई, डिवाइड किया तो ये 0.40 आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है उसे हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट रेशो, इसका फार्मूला नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल। तो बच्चों नेट प्रॉफिट, ये जो नेट इनकम आफ्टर टैक्स है यही आपका नेट प्रॉफिट है, और ये आपके पास नेट सेल ये टोटल आएगी। इसमें हमने नेट सेल लेनी होती है बच्चों, जहाँ पे लिखा होगा नेट क्रेडिट सेल फिर आपने ये लेनी है, लेकिन जिधर लिखा होगा नेट सेल उसमें आपने टोटल लेनी है, क्रेडिट भी और कैश भी। तो ये नेट इनकम आफ्टर टैक्स ये हमारा नेट इनकम ही है, ये 2 मिलियन ओवर 20 मिलियन आ जाएगा बच्चों। तो ये 2 मिलियन ओवर 20 मिलियन डिवाइड किया, इसको हमारे पास 0.1 आ रहा है। इसको आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10% आ रहा है। उसके बाद है बच्चों रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फार्मूला बच्चों नेट प्रॉफिट ओवर शेयर होल्डर फंड। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल, आप इसको याद रखें। आपको इसका मैं जो है वो थोड़ा सा फार्मूला याद रखने का तरीका भी बता दूं। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट समझे, जिधर भी आ जाए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट। तो ये देखिए ऊपर रिटर्न आएगा और नीचे इक्विटी आ जाएगा, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ भी इसको हम कहते हैं। तो क्या फार्मूला बच्चों इसका बनेगा रिटर्न ऑन इक्विटी का, नेट प्रॉफिट ओवर शेयर होल्डर फंड। तो नेट प्रॉफिट बच्चों शेयर होल्डर फंड ये आ जाएगा प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि शेयर होल्डर फंड, नेट इक्विटी या नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ जाएंगी बच्चों, ये 4 और 2, 6 और 4। तो ये आपके पास टोटल 10 मिलियन आ जाएगा बच्चों। और नेट प्रॉफिट जो है वो आपने अभी लास्ट जो है वो फार्मूले के अंदर देखा, 2 मिलियन था हमारे पास नेट प्रॉफिट, और ये शेयर होल्डर फंड हमारे पास 10 मिलियन आ गया, डिवाइड किया तो 0.20। ये भी बच्चों हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, इसलिए इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लिख सकते हैं 20%, ऐसे भी रहने देंगे फिर भी ठीक है। उसके बाद बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये देखिए फिर से रिटर्न आ गया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ऊपर आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा, और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे क्या होती है, टोटल एसेट्स ही होती है, मतलब हमने कितनी अमाउंट के एसेट्स बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इसको रिटर्न ऑन एसेट भी वो कहता है, इसको शॉर्ट में ROI या ROA भी कहता है वो।
तो बच्चों नेट प्रॉफिट अभी हमने पीछे देखा 2 मिलियन था, ये बच्चों नेट प्रॉफिट, और टोटल एसेट बच्चों ये आ जाएंगे आपके पास 30 मिलियन। ये हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 मिलियन ओवर 30 मिलियन डिवाइड किया तो बच्चों 0.067, और ये भी बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, इसे भी आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6.7% आ जाएगा। उसके बाद है बच्चों टोटल एसेट्स टर्नओवर। तो बच्चों इस फार्मूले को याद रखने का क्या तरीका, टर्नओवर, यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर का मतलब है, टर्नओवर का मतलब यहाँ पे सेल। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर ये असल में क्या होता है कि हमने जो टोटल एसेट्स इन्वेस्ट किए हैं तो हमारी सेल उसके लिहाज से कितनी हो रही है। तो ये बच्चों इसका फार्मूला नेट सेल ओवर टोटल एसेट, मतलब हमारे टोटल एसेट के लिहाज से हमने कितनी टोटल सेल की है। तो ये बच्चों हमारा एक्टिविटी रेशो है। तो फार्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। नेट सेल हमारे पास ये टोटल सेल है 20 मिलियन, और टोटल एसेट भी अभी आपने पीछे देखे बैलेंस शीट में 30 मिलियन थे। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, मैं दोबारा से पीछे नहीं किया क्योंकि ये आपको याद हो जानी चाहिए। नेट सेल 20 मिलियन था और टोटल एसेट 30 मिलियन थे, डिवाइड किया 0.67 टाइम, ये चूँकि टर्नओवर है इसलिए यहाँ पर भी ये टाइम्स में आएगा, ये एक्टिविटी रेशो थी। उसके बाद बच्चों आपके पास है जी डेट सर्विस रेशो। तो ये आपके पास फार्मूला इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है बच्चों। तो डेट सर्विस रेशो ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशो थी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच्चों हमें निकालना पड़ेगा, उसका फार्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या हम इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। तो बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। नेट प्रॉफिट में से चूँकि इंटरेस्ट और टैक्स माइनस हो चुका होता है इसलिए आप इसमें से दोबारा इसमें इंटरेस्ट और टैक्स ऐड कर दिए तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाएंगे। या फिर आपके पास इसका एक और फार्मूला भी है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दें तो वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। तो इसमें बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं बच्चों। तो नेट प्रॉफिट क्या था बच्चों, ये नेट इनकम आफ्टर टैक्स, ये आपका नेट प्रॉफिट था। ये आपके पास टैक्स है 1 मिलियन 2 लाख, और ये इंटरेस्ट की वैल्यू भी 1 मिलियन 2 लाख ही है। तो बच्चों ये नेट प्रॉफिट में हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये नेट प्रॉफिट था हमारे पास 2 मिलियन, प्लस हमने इसमें इंटरेस्ट किया और प्लस इसमें हम टैक्स करते हैं, इसका टोटल किया तो ये 4 मिलियन 4 लाख आपके पास टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है बच्चों। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है हमारे पास। और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मतलब इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की वैल्यू ये बच्चों 1 मिलियन 2 लाख थी हमारे पास। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूले के अंदर, ये 4 मिलियन 4 लाख और डिवाइडेड बाई 1 मिलियन 2 लाख डिवाइड किया तो ये हमारे पास बच्चों 3.61 रेशो 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारी सॉल्वेंसी रेशो थी। तो सॉल्वेंसी रेशो को हम जो है वो परसेंटेज में रेशोज़ में शो करते हैं 3.61 रेशो 1। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि 1 रुपया अगर हमारा इंटरेस्ट है तो उसे पे करने के लिए हमारे पास 3.67 रुपीज़ है। तो ये हमारी पोजीशन जो है बहुत अच्छी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों आपको जो है इसके अंदर जो है फार्मूले जो है वो याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले याद हैं और आपको ये पता है कि करंट एसेट्स कौन सी हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, शेयर होल्डर फंड में क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। टोटल कैपिटलाइजेशन में क्या आता है, तो ये बिल्कुल सिंपल आपके पास ये चैप्टर है। तो अगर आपको फार्मूले नहीं याद या आपको ये नहीं पता कि करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ कोई एसेट कौन से हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो बच्चों उन चीज़ों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।